Now we take this passage based on smallpox. Smallpox, the most devastating and feared pestilence in human history, is making its last stand in two remote areas of Ethiopia. One is the desert, one in the mountains. Smallpox, basically it is a communicable disease, or we can say highly contagious disease, and generally it is life threatening, and uh, spreads from one person to another person, and generally it is by direct contact. Communicable या contagious का मतलब होता है एक आदमी से दूसरे आदमी से फैलती है. जनरली डायरेक्ट कांटेक्ट अगर होता है तो ये बीमारी फैलती है. सो स्मॉल पॉक्स एक इस तरह की बीमारी है जो कंटेजियस है, कम्युनिकेबल है, आप ऐसा कह सकते हैं, एक आदमी से दूसरे आदमी से के तरफ फैलती है. राइट. फिर एक वर्ड है यहाँ पे डिवेस्टेटिंग. डिवेस्टेटिंग मतलब हाईली डिस्ट्रक्टिव और डैमेजिंग आप कह सकते हो. तो ये बहुत ही खराब बीमारी है. स्मॉल पॉक्स जो है बहुत ही खराब बीमारी है. और डिवेस्टेटिंग का मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट डाउन कर लीजिए. हाईली डिस्ट्रक्टिव और डैमेजिंग. आप अर्थक्वेक है जैसे उसको कह सकते हैं डिवेस्टेटिंग अर्थक्वेक, साइक्लोन को कह सकते हैं, सुनामी को कह सकते हैं. सो डिवेस्टेटिंग मीन्स हाईली डिस्ट्रक्टिव और डैमेजिंग, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ऐसा कुछ. एंड फियर्ड पेस्टिलेंस. पेस्टिलेंस मीन्स अ फेटल एपिडेमिक डिजीज. फेटल मतलब जिससे जनरली मौत ही हो जाती है. तो और एपिडेमिक मतलब कि एक महामारी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ऐसी एक बीमारी जो महामारी की तरह फैलती है. राइट. और जिससे जनरली मौत हो जाती है. ओके ओके. सो जो भी दो या तीन नए वर्ड्स हैं आप उनको नोट डाउन कर लीजिए. सो स्मॉल पॉक्स द मोस्ट डिवेस्टेटिंग एंड फियर्ड पेस्टिलेंस इन ह्यूमन हिस्ट्री. इट्स मेकिंग, अभी ऑलमोस्ट खत्म हो रही है. Last stand in two remote areas of Ethiopia, one in the desert and one in the mountains. Okay, कुछ डेजर्ट में और कुछ, एक डेजर्ट में है और एक माउंटेन में. एक डेजर्ट मतलब जो रेगिस्तान जो होता है, और एक पहाड़ों में. अब यहाँ पर there are 6 blanks. So let's take the first one. Okay, as of the end of August, 5 villages had experienced cases the preceding 8 weeks. More the one set of the last dash case was on 9th August. Dash man is the only known dash of the smallpox virus. The disease should be eliminated forever when the last infected person recovers. Okay, स्मॉल पॉक्स को बेसिकली किस तरह से पूरा खत्म करना है, एलिमिनेट होना है, उसके बारे में ये छोटा सा पैराग्राफ है. तो शुरू करते सबसे पहले. एज ऑफ द एंड ऑफ अगस्त, ओनली सी रेयरली, और द तो तब यूज होगा जबकि ये 5 विलेजेस जिसकी यहाँ पे हम पहले द लगा रहे उसके बारे में पहले से कोई बात की गई है. राइट. सो द यहाँ पर हम यूज नहीं कर सकते. द इज ए डेफिनेट आर्टिकल, तो ये यहाँ पे कुछ यूज हो नहीं सकता. रेयरली बहुत अजीब साउंड कर रहा है. एज ऑफ द एंड ऑफ, रेयरली 5 विलेजेस हो नहीं सकता. राइट. सो ओनली 5 विलेजेस, ओनली 5 विलेजेस हैड एक्सपीरियंस्ड केसेस. अगस्त के लास्ट तक सिर्फ 5 गांवों ने ही केसेस जो है ये जो आप कह सकते हैं स्मॉल पॉक्स को वहां पर थे. मतलब 5 ही गांव में ये जो बीमारी थी वो थी. ठीक है. उसके बाद में सेकेंड वाला प्रिसीडिंग 8 वीक्स, पिछले 8 हफ्तों की बात कर रहा है. तो हफ्तों के पहले हम प्रिपोजिशन जो इन, अबाउट और ऑफ में से यूज करेंगे, दैट विल बी इन. राइट. सो हैड एक्सपीरियंस्ड केसेस इन द प्रिसीडिंग 8 वीक्स. कभी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप बोल करके देख सकते हैं. इन द प्रिसीडिंग 8 वीक्स, पिछले 8 हफ्तों में सिर्फ 5 ही गांवों ने ये जो बीमारी है उन्होंने महसूस की है. राइट. सो इन द प्रिसीडिंग 8 वीक्स, अबाउट द प्रिसीडिंग 8 वीक्स या ऑफ द प्रिसीडिंग 8 वीक्स. ठीक है. तो जो मतलब इससे निकल रहा है उसके हिसाब से इन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट. ठीक है. पिछले 8 हफ्तों में सिर्फ 5 ही गांवों ने ये जो बीमारी है वो एक्सपीरियंस की है, या फिर इन 5 ही गांवों में सिर्फ इस बीमारी के कुछ जो अफेक्टेड लोग हैं वो मिले हैं या फिर हैं. ओके. उसके बाद more, necessarily, importantly, urgently. More the one set of last
case was on 9th August. Okay, the one set of last मतलब 9 अगस्त के लिए हम ये फोर्थ वाला पहले ट्राई कर लेते हैं. 9 अगस्त को लास्ट केस है वो पता चला था, तो रिमेम्बर हो नहीं सकता, फाउंड हो नहीं सकता, नोन इज द करेक्ट वन, राइट. सो द वन सेट ऑफ द लास्ट नोन केस was on 9th August. तो यहाँ पर इसके पहले क्या आ सकता है? मोर इम्पोर्टेंटली, मोर अर्जेंटली, मोर नेसेसरीली. नेसेसरीली बिल्कुल गलत है, अर्जेंटली बिल्कुल भी कोई यहाँ पर अर्जेंसी का कोई मतलब कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं आ रहा. तो मोर इम्पोर्टेंटली द वन सेट ऑफ लास्ट नोन केस वाज 9th August. ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जो लास्ट केस था वो 9 अगस्त को रजिस्टर हुआ था या पता चला था. ओके Okay, a man is the only known dash of smallpox virus. Okay, अभी यहाँ पे लास्ट में क्या बोल रहा है कि जब बोला जा रहा है कि जब लास्ट पर्सन जो है जो इस बीमारी से इन्फेक्टेड है वो जब रिकवर हो जाए उसके बाद में इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए, राइट. तो एक्चुअली जो आदमी है सिर्फ वो ही इस बीमारी को एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैल सकती है, किसी भी जानवर या उससे नहीं फैलती है. इसका मतलब बिकॉज मैन इज द ओनली नोन, बिकॉज वेन नहीं, वाइल नहीं, बिकॉज क्योंकि आदमी ही है जो इस बीमारी के वायरस को कैरी करता है, क्योंकि आदमी ही है जो इस वायरस को कैरी करता है. तो यहाँ पर क्या आएगा? रिजर्वर और प्रोड्यूसर नहीं, आदमी इसको प्रोड्यूस नहीं करता, रिजर्वर गलत है, कल्प्रिट. कल्प्रिट के दो सेंस होते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ. सो बिकॉज मैन इज द ओनली नॉन कल्प्रिट ऑफ द स्मॉल पॉक्स वायरस, द डिजीज शुड बी एलिमिनेटेड फॉर एवर व्हेन द लास्ट इन्फेक्टेड पर्सन रिकवर्स. ठीक है, जब क्योंकि आदमी ही इस बीमारी को कैरी करने के लिए या पास ऑन करने के लिए या फैलाने के लिए जिम्मेदार है, तो अगर लास्ट जो पर्सन है इस बीमारी से इन्फेक्टेड वो अगर ठीक हो जाए तो ये बीमारी बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगी, राइट. कल्प्रिट का मतलब होता है, दो तरह से मतलब होता है कल्प्रिट के. एक वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ क्राइम और मिसडीड, किसी ने कुछ भी गलत किया है, कोई एक्सीडेंट कर दिया है या कोई चोरी करी है या ऐसा कुछ भी. और यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट है वो क्या है? द कॉज ऑफ प्रॉब्लम. मतलब कॉज ऑफ प्रॉब्लम मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? स्मॉल पॉक्स वायरस. तो ये जो वायरस फैलाने के लिए जो इंसान ही रिस्पॉन्सिबल है, इंसान की वजह से ही ये फैलता है. अब रिस्पॉन्सिबल कहने का मतलब ऐसा नहीं कि वो खुद डायरेक्टली कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से ही फैल रहा है. अगर लास्ट इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो रिकवर कर जाए तो उसके बाद ये जो वायरस है वो रहेगा ही नहीं, फैलेगा ही नहीं. ठीक है. So this is all about this paragraph. Very interesting, very simple paragraph. I hope you are clear. Now this one. 5 blanks are there. So first of all, let's read the paragraph. Nations which have programs of economic development often run into unsuspected barriers. ओके, अनसस्पेक्टेड मीन्स जो यहाँ पर लग रहा है उसका मतलब होता है कि जिसके बारे में पहले से सोचा नहीं गया हो या जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो या जिसके बारे में पहले से पता भी नहीं हो कि ये चीज है. ठीक है. सो अनसस्पेक्टेड बैरियर्स. बैरियर्स मतलब क्या रहता है? रुकावटें, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं. और ऑब्स्टेकल्स आप बोल सकते हैं. जो कोई भी जो मूवमेंट हो रहा है, जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स है उनका जो मूवमेंट है उसमें कुछ रुकावटें, उनकी बात यहाँ पर हो रही है. तो नेशंस विच हैव प्रोग्राम्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफन रन इनटू अनसस्पेक्टेड बैरियर्स विच थ्रेटन मीन्स व्हाट? कुछ ऐसा जिससे ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें रुकावट आ सके या उसको कोई रिस्क हो सके या वो खत्म हो सके. ठीक है. सो यू कैन से कॉज समथिंग और समवन टू बी एट रिस्क और इन डेंजर. ओके. सो barriers which threaten and often needed growth of the economy. Okay. Industrialization, productivity fails to respond, and the nation's goal of raising standard of living for its people are
ओके, वेरी इंटरेस्टिंग पैराग्राफ। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोग्राम लेके आ रहे हैं या लाना चाह रहे हैं, उनके रास्ते में क्या क्या बैरियर्स हैं, मतलब उनके उनमें जो बैरियर्स आते हैं उसकी वजह से क्या अ, होता है, उसके बारे में ये छोटा सा पैराग्राफ है। नाउ अब ट्राई करते हैं। So, nations which have programs of economic development often run into unsuspected barriers. मतलब मैंने आपको पहले बताया, which threaten and often. Okay. अब यहाँ पर वो देश जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं या लेके आए हैं, उनके ऊपर मतलब अनसस्पेक्टेड बैरियर्स एक आ जाते हैं, मतलब जो पहले से सोची नहीं गई ऐसी रुकावटें आ जाती है जो थ्रेटन का मीन्स, जैसे आपको मैंने बताया, उसकी वजह से ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो रुक जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा, डिसाइडेड गलत है, प्रोग्रेस्ड गलत है, इंसिस्टेड गलत है। एम्बार्क का मतलब होता है शुरू करना, राइट, बिगिन अ कोर्स ऑफ एक्शन, कुछ भी चीज की शुरुआत करना। और इनिशिएट का मतलब होता है पहल करना, राइट। तो पहल करना मतलब जिसने सबसे पहले शुरुआत करी, शुरू करना और जिसने सबसे पहले शुरुआत करी। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट है वो देश जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत करी है, राइट, जिन्होंने शुरू किया है, नहीं जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत की है। सो नेशंस विच हैव इनिशिएटेड प्रोग्राम्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो देश जिन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू किए हैं, शुरुआत करी है या पहल करी है, ऑफन रन इनटू अनसस्पेक्टेड बैरियर्स विच थ्रेटन, बहुत कुछ ऐसी रुकावटें आ जाती है उनकी वजह से, जो विच थ्रेटन दैट मीन्स उनकी वजह से ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है वो रुक जाते हैं, राइट। एंड ऑफन, ठीक है। अब इसकी वजह से डेवलपमेंट प्रोग्राम रुक रहे हैं, तो रुकने का जो हमें सेंस है वो यहाँ पर देना है, ठीक है। ये जो अनसस्पेक्टेड बैरियर्स हैं उसकी वजह से नीडेड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ पर एंड ऑफन, एक्टिवेट बिल्कुल गलत है, कट यूजलेस, एनलाइटन का मतलब तो किसी की चीज को और भी बढ़ावा देना या उसके बारे में ज्यादा नॉलेज देना या ज्यादा अंडरस्टैंडिंग देना, तो वो तो बिल्कुल गलत है। डिटीरियोरेट मतलब कंडीशन धीरे धीरे खराब होना, और हॉल्ट मतलब बिल्कुल एब्रप्ट एंडिंग हो जाना या स्टॉप हो जाना, राइट। सो एंड डिटीरियोरेट मीन्स गेटिंग वर्स, और दैट इज हॉल्ट मतलब एब्रप्ट स्टॉप। तो यहाँ पर क्या होता है, अनसस्पेक्टेड बैरियर्स की वजह से जो एंड ऑफन डिटीरियोरेट द और ऑफन हॉल्ट द, दोनों में से एक आएगा। ओके, एक बार हम इसको यहीं छोड़ते हैं, डिटीरियोरेट और हॉल्ट। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिवली, होपफुली, अलार्मिंगली, डिसेप्टिवली, डेस्परेटली। अब यहाँ पर जो बात हो रही है कि इकोनॉमिक की जो ग्रोथ है उसकी मतलब उसके लिए इस चीज की रिक्वायरमेंट है, राइट। सो नीडेड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एंड ऑफन halt the desperately needed growth of the economy, मतलब जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। पॉजिटिवली, होपफुली, अलार्मिंगली तीनों गलत वर्ड है। डिसेप्टिवली मतलब तो मिसलीडिंग होता है। डेस्परेटली मतलब जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। सो द desperately needed growth of the economy, so which threaten and often halt, ठीक है, उसको रोक देती है, जबकि इन प्रोग्राम्स की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। डेस्परेटली मतलब बहुत ज्यादा। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके बाद में क्या आएगा, प्रोडक्टिविटी फेल्स टू रिस्पॉन्ड। ओके, हम फॉल्टर्स का मतलब क्या रहता है, टू बी अनस्टेडी, या कुछ भी मतलब कुछ भी चीज ऐसी जो लगातार नहीं चल रही है, रुकावटें आ रही है, या कुछ भी इस तरह की चीज, राइट। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेविएट्स नहीं होगा। फ्लक्चुएट्स मतलब ऊपर नीचे होना। लोअर्स गलत है। डिसॉल्व मतलब खत्म हो जाना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में रुकावटें आती हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉल्टर्स, प्रोडक्टिविटी फेल्स टू रिस्पॉन्ड एंड द नेशंस, okay, the falters will be the correct word,
इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो मूवमेंट है वो अनस्टेडी हो जाता है, जो कंटिन्यूटी है उसकी ब्रेक हो जाती है. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉल्टर्स, प्रोडक्टिविटी फेल्स टू रिस्पॉन्ड एंड द नेशंस गोल ऑफ रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर इट्स पीपल आर postponed, frustrated, suspended, criticized, fulfilled. Most appropriate is productivity fails to respond and the nation's goal of raising standard of living for its people are. इन सब रुकावटों की वजह से जो स्टैंडर्ड नेशंस गोल ऑफ रेजिंग, जो देश का जो गोल है कि भाई जो यहाँ पर लोग रहते हैं उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम इम्प्रूव करें, तो वो जो सारे के सारे जो सपने हैं मतलब वो अल्टीमेटली पोस्टपोन हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, क्रिटिसाइज हो जाते हैं, फुलफिल हो जाते हैं. अब फुलफिल तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इन सब अगर नेगेटिविटी है यहाँ पर, इतने बैरियर्स हैं, तो सपने जो हैं वो फुलफिल तो हो नहीं सकते. सपने को क्रिटिसाइज का कोई मतलब नहीं है. पोस्टपोन मतलब तो अगर ये बैरियर्स कंटिन्यू रहे तो ऐसा नहीं कि सपने बाद में पूरे होंगे, इसलिए पोस्टपोन होने का कोई मतलब नहीं है. सस्पेंड मतलब टेम्परेरी रुकना, तो वो भी इन दोनों में से एक इज ज्यादा अप्रोप्रिएट. फ्रस्ट्रेटेड मतलब बेसिकली कोई भी चीज आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई कुछ कुछ ऐसा हो जाता है कि जो आपको कुछ वो अचीव करने से, अकॉम्प्लिश करने से रोक रहा है, राइट. तो दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ओवर हियर. मतलब ये जो सारे बैरियर्स हैं उसकी वजह से जो नेशंस गोल ऑफ रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर इट्स पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड. मतलब इन सब बैरियर्स की वजह से वो जो गोल अचीव करना चाहते हैं कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, वो रुक जाता है, राइट. तो फ्रस्ट्रेटेड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो 4 या 5 ऑप्शंस रहेंगे उसमें एक तो बिल्कुल अपोजिट होता है, जैसे यहाँ पर ये है. एक जो करेक्ट आंसर है, एक उसके बिल्कुल क्लोजर होता है, जैसे इट इज क्लोजर बट दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. ओके, तो आपको जो कंफ्यूजन है वो खाली इन दोनों में रहेगा. 3 तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे. अगर आपको 5 वर्ड्स के मीनिंग पता है तो 3 तो वैसे ही आपके एलिमिनेट हो जाएंगे. जो बाकी के 2 बचेंगे उसमें से एक अप्रोप्रिएट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है, और दूसरा उसके क्लोजर है. तो दोनों में से आपको डिसाइड करना है. तो आप अच्छे से सेंटेंस को समझने की कोशिश करिए, उसके बाद में आंसर करिए, राइट. अगर ये पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है वो आपको समझ में आ गया तो आपके लिए क्वेश्चंस करना बहुत इजी है. और जनरली जब भी आप इस तरह के पैराग्राफ ट्राई करें, इसको समझने की कोशिश करें, आप अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें. इफ यू आर फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, इफ यू आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेम इन इंग्लिश. एंड इफ यू आर फ्रॉम ए हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, then just try to understand the things in Hindi. Just translate the same in Hindi and then try to understand it. Then it will be very easy for you to answer all the questions. Okay. Friends, this passage it appeared in a previous year paper, and in this particular passage the concentration is on the vocabulary, right? तो आपकी vocabulary, आपका word power जो है वो चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर पैराग्राफ है. और ये जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर कुछ 2-3 साल पहले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इट्स अ गुड एग्जाम्पल. तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को हम समझें और क्वेश्चन सॉल्व करें. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, राइट. सो जो भी यहाँ पर वर्ड्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, वुड लाइक टू डिस्कस देयर मीनिंग्स. अगर आपके लिए वो नए हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप इस सेशन बाद में वापस रिवाइज भी कर सकते हैं. तो before we proceed for this paragraph, would like to we just start discussing, or we just have a discussion on the words which are included in this passage. Okay, so we start with we start from here. Do women leadership differently from what men do? I'm not bothered as of now with this blanks what will come over here. As of now I'm just concentrating on the good words. Okay, so and if so, will feminine मतलब related to women. जैसे feminine leadership मतलब कि leadership by women. Okay, so feminine that is related to women, and masculine that is related to males, right. So feminine and masculine, these are opposites of each other. So will feminine leadership where leadership does not. A recent study suggests somewhat
पैराडॉक्सिकली, अब पैराडॉक्सिकली इज अ गुड वर्ड, आप या तो इसका मीनिंग नोट कर लीजिए या समझ लीजिए। पैराडॉक्सिकली मतलब, पैराडॉक्स मतलब बेसिकली अ पर्सन और थिंग दैट कंबाइंस कॉन्ट्राडिक्टरी फीचर्स और क्वालिटीज, राइट। और एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आप मतलब उसको समझा नहीं सकते, जहां पर मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब म्यूचुअली ऑपोज्ड, एक ही स्टेटमेंट है उसमें उसके दो मीनिंग निकल रहे हैं जो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है, राइट। सो दैट इज बेसिकली पैराडॉक्स। दैट फीमेल मैनेजर्स देयर मेल इवन व्हेन द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक आप जानते हैं मतलब जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है या फिर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो आप इसको क्वालिटीज कह सकते हो, राइट। व्हेन द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स क्वालिटी ऑफ both are vary of the two schools of thought, the structuralist theory. Structuralist theory basically it is structuralism. So it is a theory that elements of human culture must be understood in terms of their relationship to a larger comprehensive system. ठीक है, तो ये एक theory है। It argues that men and women do not receive the same treatment in the workplace and that stamping out a bias would stamp out the observed in contrast, contrast मतलब उल्टा। The socialization theory contends that men and women experience work differently because men seek a work as more to their lives. These explanations apart, today business appears to be undergoing a feminization of leadership. Okay. तो बेसिकली किसी वर्क प्लेस पर या एक्चुअल लाइफ में जो मेन एंड विमेन इनके इनमें क्या डिफरेंस है, उनके ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है, उनके वर्किंग स्टाइल में क्या डिफरेंस है, उस पर ये एक पैराग्राफ है। तो ये पैराग्राफ हमने रीड किया, इसके जो जो भी वर्ड्स थे जो मुझे अच्छे लगे मैंने उनका मीनिंग आपके साथ डिस्कस किया। अभी इसी तरह से जितने भी ऑप्शंस है यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन है, मतलब कुल मिलाकर के 50 वर्ड्स हैं। उसमें से कुछ आपको पहले से पता होंगे, जो नए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये पैराग्राफ आपके आपके दिमाग में एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए और उसके साथ साथ ये जितने भी वर्ड्स हैं उनके मतलब आपको मालूम हो जाए, राइट। बिकॉज ऑल दीज वर्ड्स आर रियली गुड वर्ड्स। तो अगर आपको इनका मतलब मालूम होगा तो इनको आप डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हो और कभी फ्यूचर में किसी पैराग्राफ में अगर ये वर्ड्स आते हैं तो वहां पर भी आप इनको समझ, मतलब आपको अगर मतलब मालूम है तो आप इजीली क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, ठीक है। I'm sorry, I forgot to explain the meaning of stamping out. Friends, stamp out मतलब किसी भी चीज को forcefully खत्म कर देना, right? So that is end by force. तो अभी हम फर्स्ट वर्ड यहाँ पर लेते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज वैसे आपको पता ही होगा, और फिजिकल एक्सरसाइज भी होती है जो आप कोई भी हम एक्सरसाइज करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, वो तो है ही। उसके सिवाय यहाँ पर जो मीनिंग आ रहा है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, दैट इज एन एक्टिविटी दैट इज कैरिड आउट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। और मतलब कुछ भी, जैसे आप अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर आपकी जो अथॉरिटी आप उसको यूज कर रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं, राइट। सो एक्सरसाइज योर, मतलब जो भी आपकी पावर है, जैसे आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं तो आपके मैनेजरियल जो पावर्स है वो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको यूज कर रहे हैं या उनको अप्लाई कर रहे हैं। तो उसमें इसका सेंस है, अगर आपको नहीं मालूम है तो नोट कर लीजिए या फिर ध्यान में रख लीजिए एक बारी। अंडरटेक, अंडरटेक का मतलब कोई भी आपने प्रॉमिस किया है कि भाई ये जो काम है वो मैं कर दूंगा, राइट। सो आई अंडरटेक दिस टास्क, राइट, मतलब आई प्रॉमिस टू डू अ पर्टिकुलर थिंग, ये जो पर्टिकुलर काम है वो मैं कर दूंगा। ऑथोराइज का मतलब आपको मालूम होगा, दैट्स अ सिंपल वर्ड, किसी को भी परमिशन देना या अप्रूवल देना, मतलब मैंने जैसे आपको ऑथोराइज कर दिया है ये काम करने के लिए, या ये इस पर्टिकुलर मतलब जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप उसको साइन कर सकते हैं, तो आप एक ऑथोराइज सिग्नेटरी, ऐसा भी हम कई बारी होता है हमारे साथ में। एम्पावर मतलब किसी को पावर दे देना या परमिशन दे देना, अप्रूवल दे देना। टॉलरेट करना मतलब एक नेगेटिव सेंस है, सहन करना, राइट, बेसिकली इट इज अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है। तो एक्सरसाइज, अंडरटेक, ऑथोराइज, एम्पावर एंड टॉलरेट, और ये सब पांचों के वर्ड मीनिंग मैंने आपको बता दिया। अफेक्ट मतलब ये तो सिंपल है, किसी पर किसी चीज का क्या असर होता है। सक्सीड मतलब सफल होना। कॉम्पीट करना मतलब किसी के साथ में प्रतियोगिता करना, कहने का मतलब।
सो कंपटीशन से रिलेटेड, प्रोग्रेस आप जानते ही होंगे, एंड डोमिनेट मतलब हावी होना, राइट। जैसे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है तो जहां पर जो आदमी है उनको कोई भी काम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ज्यादा महत्व दिया जाता है, सो डोमिनेट। ठीक है, मेल डोमिनेटिंग से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हमारी जहां पर आदमियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ट्रेडिशनल मीन्स पारंपरिक, जो हमारे यहाँ पे एक ट्रेडिशन है, सपोज कि जो मेल्स का स्टेटस जो है वो जो फीमेल्स है उनसे ज्यादा है, तो दैट्स अ ट्रेडिशनल लाइक थिंकिंग है, आप ऐसा कह सकते हो। देन कैरिस्मेटिक मीन्स कुछ भी चार्मिंग या फैसिनेटिंग, राइट। सो जो कुछ अच्छा लग रहा है, मतलब पॉजिटिव सेंस है यहाँ पर। मैस्कुलिन रिलेटेड टू मेल्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया। बेनिवोलेंट का जो मतलब है वो मीन्स किसी भी आप ऐसा कह सकते हो, गुड, इट इज लाइक पॉजिटिव वर्ड है, मतलब बिग हार्टेड हो गया, वार्म हार्टेड हो गया, काइंड हो गया, इससे उसका रिलेशन है। ऑथोरिटेरियन, दैट मीन्स रिलेटेड टू अथॉरिटी ओनली। आउटलिव मीन्स लिव लॉन्गर देन, मतलब जो औरतें हैं जनरली वो आदमियों से ज्यादा जीती हैं, उनकी लाइफ ज्यादा है, राइट। आउटकास्ट का मतलब रिजेक्ट कर देने का, राइट। सो आउटकास्ट इज रिलेटेड टू रिजेक्शन। आउटवर्क मतलब ज्यादा वर्क करना, ज्यादा मेहनत से काम करना, राइट, वर्क हार्डर देन। एंड आउटस्टैंड का मतलब एक्सीलेंट, एक्सेल से मतलब बहुत अच्छे से उसका रिलेशन है, जैसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है, मतलब आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। ठीक है। आउट डू का मतलब भी परफॉर्मेंस से है, मतलब एक्शन में या परफॉर्मेंस में एक जो है वो दूसरे से सुपीरियर है। ठीक है। सो आउट डू, आउटस्टैंड, आउट डू इज सुपीरियर इन एक्शन और परफॉर्मेंस। फिर है एम्प्लॉयज का मतलब आप समझते होंगे। सबॉर्डिनेट्स का मतलब जो आपके नीचे काम करते हैं आप ही के डिपार्टमेंट में। मैनेजर्स आप समझते होंगे। काउंटर पार्ट्स, काउंटर पार्ट्स का मतलब क्या होता है, जैसे अ, एक ही मतलब सेम फंक्शन करें, एक ही वर्क प्लेस पर सेम फंक्शंस करें लेकिन डिफरेंट प्लेस पर। जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं, जैसे कोई काम है एक विमेन, एक लेडी कर रही है और वही काम एक आदमी भी कर रहा है, मेल भी कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ये पर्टिकुलर काम के लिए मेल काउंटर पार्ट। ठीक है। जैसे इंडिया की जो मिनिस्टर है वो एक लेडी है और जापान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो एक सपोज आदमी है, मेल है, तो हम ऐसा कह सकते हैं मेल काउंटर पार्ट। मतलब हमारे देश की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो जापान की फॉरेन मिनिस्ट्री से मिली, तो अगर आपने फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं बताया है तो आप ऐसा कह सकते हैं मेल काउंटर पार्ट से मिले, मतलब सेम फंक्शन दोनों परफॉर्म करे लेकिन अलग अलग प्लेसेस पर। सो दैट इज काउंटर पार्ट। ओके। देन सुपीरियर मतलब जो ज्यादा अच्छा है। मिनिमल कम से कम। डिस्टिंक्ट मतलब जो डिफरेंट है नेचर में। यूनिक मतलब जो बिल्कुल अलग है। सिमिलर जो एकदम सेम है। कांस्टेंट मतलब जो स्थिर है। ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट नौकरी। कल्चर मतलब मीन्स व्हाट टू से इन हिंदी, हमारी जो संस्कृति है हम उससे कह सकते हैं। जेंडर आप समझते होंगे। क्लास, कैटेगरी, बहुत सिंपल वर्ड्स हैं। देन वेरिएशंस का मतलब थोड़ा डिफरेंस हो कंडीशन में या क्वालिटी में या अमाउंट में, तो बहुत सिंपल वर्ड है। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव करना, बेसिकली ऐसा समझ, जैसे हम मेल्स एंड फीमेल्स में डिस्क्रिमिनेट करते हैं, राइट। तो या फिर जैसे राइट और रॉन्ग में हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते, दैट मीन्स यू शुड बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। दोनों में डिफरेंस करना आपको आना चाहिए, दोनों में क्या फर्क है वो आपको पता चलना चाहिए। रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस का मतलब अ वे इन विच टू और मोर थिंग्स आर अलाइक, मतलब कोई दोनों, दो और या उससे ज्यादा चीजें एक तरह की हैं, सो दैट इज रिजेम्बलेंस। सो फिजिकल रिजेम्बलेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एप्स ऐसा हम कह सकते हैं। नीडी जिसको जरूरत है। डेस्परेट सिंपल वर्ड है, जैसे मैं बहुत डेस्परेट हूँ इस चीज को करने के लिए, या मैं बहुत डेस्परेट हूँ
ये नौकरी के लिए, ऐसा ऐसा कोई भी आप मतलब बहुत ज्यादा उसके पीछे पागलपन जैसा है, आप ऐसा कह सकते हैं। प्रिलिमिनरी, ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब बहुत छोटी सी चीज, बहुत मामूली सी चीज, राइट। ट्रिवियल इश्यूज हम कह सकते हैं। सो डोंट आर्ग्यू ओवर ट्रिवियल इश्यूज, मतलब छोटी छोटी बातों पे इतना ज्यादा आर्ग्यूमेंट मत करो। सेंट्रल सिंपल है। देन कॉन्ट्राडिक्टरी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, जो म्यूचुअली ऑपोज्ड है। कॉरस्पॉन्डिंग, कंपेरेबल हम जिसको कह सकते हैं, या फिर इक्विवेलेंट इन कैरेक्टर, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया डिस्क्रिमिनेशन से रिलेशन है उसका। सो आई होप यू आर क्लियर। एनालॉजिकल, एनालॉजिकल मतलब एनालॉजी बेसिकली क्या होती है, अ कंपैरिजन बिटवीन वन थिंग एंड द अनदर, ठीक है। किसी पर्पस के लिए हम ये किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए किया जाता है। आप एनालॉजीज पढ़ते होंगे वर्बल एबिलिटी में। सो बेसिकली एनालॉजी अब आप का उससे सेंस आप मतलब रिकॉल कर सकते हैं। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल एक जैसा, राइट। सो बेसिक आइडिया सारे वर्ड्स का जो इन ऑल इन सब 10 ऑप्शंस में जो इंक्लूडेड है मैंने आपको दिया। तो नाउ इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस पैसेज एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ओके, सो नाउ लेट्स टेक दिस पैसेज। Now let's take up the paragraph. Do women exercise, undertake, authorize, empower, tolerate? सबके मीनिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर। अब जो 3 वर्ड्स है, ऑथोराइज, टॉलरेट एंड एम्पावर, ये तो बिल्कुल ही गलत है। एक्सरसाइज एंड अंडरटेक, सो डू विमेन एक्सरसाइज लीडरशिप डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट मैन डू, और डू विमेन अंडरटेक लीडरशिप डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट मैन डू? तो अंडरटेक का मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि भाई मैं ये पूरा कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं आ रही, किसी प्रॉमिस की बात नहीं आ रही, किसी भी एक जनरल एक्टिविटी की बात आ रही है कि जो एक लीडरशिप है, तो विमेन जो है वो लीडरशिप अलग तरीके से करती हैं और जो मैन है वो अलग तरीके से करते हैं। उसका यूज या उसकी एप्लीकेशन, तो एक्सरसाइज इज द प्रॉपर वर्ड। सो डू विमेन एक्सरसाइज लीडरशिप differently from what men do, and if so, will feminine leadership dash where dash leadership? Okay, तो यहाँ पर हम मेल्स और फीमेल्स के लीडरशिप को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर फेमिनाइन लीडरशिप आ रहा है तो यहाँ पर मैस्कुलिन लीडरशिप आना चाहिए, राइट, वेयर मैस्कुलिन लीडरशिप डज नॉट, राइट। सो जो थर्ड वन है उसमें मैस्कुलिन होगा, ये करेक्ट है। सो क्या जो औरतें हैं वो लीडरशिप अलग तरीके से उसको यूज करती हैं, आदमियों के मुकाबले अलग तरीके से यूज करती हैं? अगर ऐसा है तो क्या फेमिनाइन लीडरशिप, जो लेडीज की जो लीडरशिप है, अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, वेयर लीडरशिप डज नॉट। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, अफेक्ट, सक्सीड, कम्पीट, प्रोग्रेस, डोमिनेट। थोड़ा वर्ड हम डाल करके देख लेते हैं यहाँ पर। सो विल फेमिनाइन लीडरशिप अफेक्ट वेयर मैस्कुलिन लीडरशिप डज नॉट, गलत लग रहा है। सक्सीड, यस, विल फेमिनाइन लीडरशिप सक्सीड, मतलब फेमिनाइन लीडरशिप क्या वहां पर सफल होगी जहां पर जो मैस्कुलिन लीडरशिप है वो सफल नहीं है। क्यों ऐसी बात क्यों आ रही? क्योंकि जो विमेन है वो लीडरशिप अलग तरीके से जो एक्सरसाइज करती है और जो मेल है वो अलग तरीके से। तो जहां पर मेल लीडरशिप सक्सेसफुल नहीं है वहां पर फीमेल लीडरशिप सक्सेसफुल हो सकती है। सो सक्सीड इज द करेक्ट वर्ड। कंपैरिजन की यहाँ पर कोई बात नहीं आ रही, कंपटीशन की कोई बात नहीं आ रही है, इसलिए कॉम्पीट नहीं होगा। प्रोग्रेस एंड डोमिनेट बिल्कुल गलत, ठीक है। A recent study suggests somewhat paradoxically that female managers, paradoxically का मैंने आपको मतलब बताया जहां पर थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। तो अ रीसेंट स्टडी, अब यहाँ पर एक स्टडी का कुछ सजेशन है, कुछ आउटपुट्स है। तो अ रीसेंट स्टडी सजेस्ट समवॉट पैराडॉक्सिकली दैट female managers their male even when the personal characteristics of both are vary of the two school thoughts. Okay, तो एक स्टडी ये हो रही है, एक स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी है और एक यहाँ पर सोशलाइजेशन थ्योरी है, राइट। सो अ रीसेंट स्टडी सजेस्ट समवॉट पैराडॉक्सिकली दैट फीमेल मैनेजर्स
आउटलिव, सी ये वर्क प्लेस की बात हो रही है इसलिए ज्यादा जीने वाला कोई यहाँ पर सेंस कन्वे नहीं हो रहा। रिजेक्शन वाला कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं आ रहा। आउटवर्क समवट क्लोजर। आउटस्टैंड एक्सीलेंट की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आउटडू, ये भी गलत है। सो पैराडॉक्सिकली दैट फीमेल मैनेजर आउटवर्क देयर मेल और आउटडू देयर मेल। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या होगा, ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, मतलब आउटवर्क मतलब हार्डवर्क ज्यादा करती है, और आउटडू का मतलब परफॉर्म बेटर करती है, राइट। हार्ड हो या ना हो लेकिन परफॉर्मेंस बेटर होती है। तो रिसेंट स्टडी सजेस्ट समवॉट पैराडॉक्सिकली दैट फीमेल मैनेजर्स आउटडू देयर मेल काउंटरपार्ट्स। मैंने आपको बताया था कि अगर दो आदमी सेम लेवल पर है लेकिन अलग अलग जगह उनके काम करने की जगह अलग अलग है, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज काउंटर पार्ट्स, राइट। सो आउट डू देयर मेल काउंटर पार्ट्स। एक ही काम है, सपोज एक मेल मैनेजर है एक फीमेल मैनेजर है, सो दोनों सपोज सेम डिपार्टमेंट में है, तो हम इसको जो मेल है उसको हम फीमेल काउंटर पार्ट कह सकते हैं, फीमेल को मेल काउंटर पार्ट कह सकते हैं, राइट। सो काउंटर पार्ट्स, ठीक है। तो ये स्टडी क्या सजेस्ट कर रही है कि जो फीमेल मैनेजर्स हैं वो जो मेल मैनेजर्स हैं, हम यहाँ पर मैनेजर का एग्जांपल ले रहे हैं, तो जो फीमेल मैनेजर्स हैं वो मेल मैनेजर्स के मुकाबले ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं, राइट। इवन व्हेन द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ, अब यहाँ पर इवन आ रहा है, बट होता है मतलब कि सेंस जो है वो यहाँ पर जो लिखा है उसके बाद जो बट के बाद में लिखा है वो ऑपोजिट सेंस कन्वे करता है, लेकिन इवन जो होता है वो सिमिलर सेंस में जाता है, राइट, सेम लाइन में जाएगा, ठीक है। सो इवन व्हेन द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ आर वेरी मिनिमल, यूजलेस, डिस्टिंक्ट यूजलेस, यूनिक बेकार, अलग तो सिर्फ यूनिक तो कोई एक ही चीज होती है, हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि जब रिसेंट स्टडी ऐसा कह रही है कि जो फीमेल मैनेजर्स है वो जो मेल मैनेजर्स है उनके मुकाबले ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, जबकि दोनों ही सेम स्कूल ऑफ थॉट से हैं, राइट। सो सेम यहाँ पर सिमिलर पर आएगा। कांस्टेंट मतलब तो एक स्थिर थॉट होगी, तो कांस्टेंट तो नहीं हो सकती कोई भी थिंकिंग, तो वो सिमिलर हो सकती है, राइट। सो इवन व्हेन द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ आर वेरी सिमिलर, दोनों की जो सोचने की या जो क्वालिटीज है वो एकदम सेम है ऑफ द टू स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। तो ये इस थ्योरी की बात हो गई। अब आ रही है स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी। It argues that men and women do not receive the same treatment in the workplace. जनरली ऐसा ही होता है कि एक वर्क प्लेस पर कहीं पर भी ऑफिस में आदमी को और औरतों को सेम तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, एंड दैट स्टैंपिंग आउट, यहां पर क्या आ जाएगा, बायस। बायस मतलब किसी का ज्यादा पक्ष लेना, मतलब कि जैसे सपोज आप कहते हैं कि नहीं टीचर उसका ज्यादा पक्ष लेती है मतलब उसके लिए बायस्ड है, राइट। तो सेम ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है मैन एंड वुमेन के लिए। कौन सी बायसनेस हुई, जेंडर बायसनेस, ठीक है। सो यहां पर जेंडर बायस। स्टैंपिंग आउट जेंडर बायस वुड स्टैंप आउट द ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड यहां पर क्या रहेगा, दोनों में क्या हो रहा है, वेरिएशंस गलत है, रिजेम्बलेंस तो उल्टा हो गया। बेसिकली हमें दोनों में फर्क है, जो भेदभाव है उसको दिखाना है, राइट, क्योंकि उनको के साथ में सेम ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, राइट। सो जेंडर बायस वुड स्टैंप आउट द ऑब्जर्व्ड डिस्क्रिमिनेशंस, ओके। तो ये खत्म हुआ यहाँ पर, और ये थियरी यहाँ पर खत्म हुई। इन कॉन्ट्रास्ट, अब ये जो थियरी है स्ट्रक्चरलिस्ट थियरी, इसके मुकाबले सोशलाइजेशन जो थ्योरी है वो अलग है। इन कॉन्ट्रास्ट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द सोशलाइज थियरी कंटेंट्स दैट मैन एंड वुमन एक्सपीरियंस वर्क डिफरेंटली बिकॉज मैन सीक वर्क एज मोर। दोनों को जो एक्चुअली दोनों का काम करने का तरीका है, या जो दोनों को काम को देखने का तरीका है वो बिल्कुल अलग अलग है। आदमी की जो जरूरत है या आदमी को जो काम करने की जो इच्छा है और औरत की जो है वो दोनों अलग अलग है, राइट। बिकॉज मैन सीक वर्क एज मोर नीडी टू देयर लाइव्स, गलत है, मतलब ये तो बिल्कुल ही गलत है। डेस्परेट टू देयर लाइव्स, सेंस ही कन्वे नहीं हो रहा। प्रिलिमिनरी टू देयर लाइफ, सेंस कन्वे नहीं हो रहा। ट्रिवियल भी नहीं। सेंट्रल टू देयर लाइव्स, ठीक है, मतलब आदमियों के लिए तो जो काम है वो उनकी जिंदगी का हिस्सा है,
ठीक है। लेकिन औरतों के लिए कभी कभार ऐसा होता है कि वो जिंदगी का हिस्सा नहीं, उसके लिए वो फन है या फिर एम्बिशन है या पैशन है कुछ और, लेकिन आदमियों को तो काम करना ही होता है, तो वो उनके लिए उनकी जिंदगी का हिस्सा है, राइट। सो अभी ये कॉन्ट्रास्ट हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो अभी फिलहाल कुल मिलाकर के ये दूसरी थ्योरी यहाँ पे खत्म हुई। दीज एक्सप्लेनेशन अपार्ट टुडे बिजनेस अपीयर्स टू बी अंडरगोइंग अ फेमिनाइजेशन ऑफ लीडरशिप, राइट। सो ये जो सब क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सप्लेनेशंस है। तो बहुत सिंपली यहाँ पर आप आंसर मार्क कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है, इसलिए ये सारे कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सप्लेनेशंस है, right? So I hope you are clear with this passage. It was very good. All words which I explained in this, which I have explained with this passage, you should note them down, and you can even go for a quick recap of this passage or this video. Okay, I'll see you in the next session once again. Bye bye.